अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। बेटा आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? ठीक है। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 ही अभी हमारा चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 13 आज हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है। आज हम लोगों ने अब तक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आगे हम लोगों ने अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि किस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा ये मतलब होता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं और कौन से सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसका यही मतलब था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने कितने सेल्स पाए जाते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जिसकी एंटायर बॉडी एक ही सेल पर कंसिस्ट करती है, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये स्टेप्स 2 रह गए थे। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें हम एक था कम्युनिटी लेवल। ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 8 था। तो व्हाट इज़ कम्युनिटी? Community is an assemblage of different populations interacting with one another and with the same within the same environment. ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है बेटा? जब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो मिलकर एक ही जगह पर रह रहे हों, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एनिमल्स की पॉपुलेशन है, एनिमल्स के अंदर अब डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, कैट्स है, डॉग्स है, रैट्स हैं। ठीक है। प्लांट्स की पॉपुलेशन ये भी अब डिफरेंट पॉपुलेशन। अब देखो बेटा, एक प्लांट्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ प्लांट्स काफ़ी, जहाँ क्रॉप्स वगैरह ग्रो की होती हैं, तो वहाँ पर नीचे इंसेक्ट्स भी तो होते हैं। ठीक है। तो और भी रैट्स अक्सर होते हैं, राइस के फील्ड में रैट बहुत होते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल के रह रही हैं। ठीक है। ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी है, तो जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलकर रह रही हैं, आपस में इंटरेक्ट भी कर रही होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कम्युनिटी। Forest may be considered as community because it includes different plants, animals, fungi and microorganisms. वही बात कि एक जैसे फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक कम्युनिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, उसके अलावा फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आंख से, नेकेड आई से देख नहीं सकते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इट्स मीन कि कम्युनिटीज़ कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे एक पॉपुलेशन जो है अगर वो इंक्रीज़ होती है तो डेफिनेटली दूसरी डिक्रीज़ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशंस का एक दूसरे पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। तो कम्युनिटीज़ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स इस तरह से कि उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस हो, और सिंपल कि जिसके अंदर 1 या 2 पॉपुलेशंस हो। ठीक है। लेकिन पॉपुलेशंस ने मिलकर कम्युनिटी बनानी है। In simple community, number and size of population is limited, so any change in the biotic or abiotic factors may have drastic और long lasting effects. अब देखिए बेटा, जो सिंपल कम्युनिटी होती है ना, उसके अंदर अगर कोई चेंज आता है ना, ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो कम होता है। ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लोग नहीं होते कम्पीट करने के लिए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन डेवलप होगा ना आपस में। ठीक है। आपस में किस चीज़ का कॉम्पिटिशन? सोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन। ठीक है। तो अगर तो साइज पॉपुलेशन का कम है, ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज आता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और ड्रास्टिक चेंज होगा। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट के लिविंग पार्ट्स को बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए। अब एक दूसरे का इस पर इफेक्ट तो होता है ना। ठीक है। जैसे अब बेटा जो ग्रास ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स फीड करते हैं, लेकिन ग्रास ऊपर खुद किस पे फीड करता है? वो ग्रास पे फीड करता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर क्या है? एक एबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर की वजह से घास जल जाए तो इट्स मीन के ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इस तरह से आपस में पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे का इफेक्ट उन पे होता है ड्यू टू एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था स्टेप नंबर 9, बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब बहुत सारी दुनिया के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो एक लिविंग वर्ल्ड बना रही हैं। ठीक है। अब एक फॉरेस्ट कम्युनिटी, इसी तरह से डेजर्ट की कम्युनिटी हो गई। ठीक है। तो वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक लिविंग वर्ल्ड बना रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। इट्स मीन बायोस्फीयर के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। अब बायोस्फीयर के अंदर क्या होता है कि दुनिया के अंदर सारे इकोसिस्टम्स, ठीक है, इकोसिस्टम्स वही जहाँ पे कम्युनिटीज़ डिफरेंट रह रही होती हैं। ठीक है। इकोसिस्टम्स मिला के एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है। और उसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी बोलते हैं। मतलब ये कि ये अर्थ के ऊपर लाइफ का एक जोन है, इस हिस्से में लाइफ है। समझ आई?
एरियाज वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इकोसिस्टम्स के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, तो अब आपको इकोसिस्टम भी तो पता होना चाहिए ना। इकोसिस्टम अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, लेकिन वो उसी इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेम्परेचर, एयर, लाइट, ठीक है, ये होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इनके साथ जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, लाइक इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक का मतलब होता है एक एक्वा से ये वर्ड निकला है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम या इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। वो पूरा एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और टाइप ऑफ सेल्स, तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। अब दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 मेजर, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में, ठीक है। उनकी 5 तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। उसमें अंदर प्रोक्रियोट्स, यूक्रियोट्स, फंजाई, प्लांट्स, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ये वो 5 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर टोटल ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। अब ये जो पांचों हैं ये डिफरेंट सेल्स की बेसिस पर इनको डिवाइड किया है, फीचर्स की बेसिस पर, करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर, ठीक है, उनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ, ठीक है, जितने भी उनके लिविंग है, लिविंग स्टाइल, उन सब चीज़ों की बेस पर सारे ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब क्या होता है कि 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। डेफिनेट न्यूक्लियस ना होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस होता है लेकिन वो न्यूक्लियस हम उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर मटीरियल तो होता है ना। न्यूक्लियर मटीरियल होगा तभी तो ये आगे हमारी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि डीएनए होता है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स इसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। वाजिया तब होता है जब उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ये है सेल्स के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, मींस के सेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डेफिनेट एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस वाजिया हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन 3 बेसिक वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बनते हैं? सेल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होती है। वो 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके अंदर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? जिसके वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ, जिनकी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है कि सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है हम डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया ना कि एंटायर बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है जिसने पूरी बॉडी बनानी है और वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, इन सब के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे से याद करनी है। उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एन डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब देखिए यूनिसेलुलर के अंदर क्या था कि एक हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट था, ठीक है। जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन अब हर उसमें जो सेल है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म अपना काम खुद कर रहा है। अब इस तरह से नहीं है कि कोई सेल ये वाला परफॉर्म कर रहे हैं। हर किसी की अपनी, ठीक है, लाइफ है और हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है उनके दरमियान, ठीक है। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ऑन लाइफ, वही बात कि अपनी लाइफ गुजारता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर सेल्फ और वाइटल रिक्वायरमेंट्स। जो अहम ज़रूरियात होती हैं वो कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। अपना लाइफ साइकिल वो खुद रन करते हैं।
वॉलवॉक्स इज द ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एक सिंपल सी एग्जांपल है वॉलवॉक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि वॉलवॉक्स ठीक है एक कॉलोनी होती है। ठीक है, अब सारे वॉलवॉक्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन वो मिलकर एक कॉलोनी बना रहे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलवॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये लास्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इस तरह से वो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है, ठीक है, सरसों का पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।